मायके का खाना वर्सेस ससुराल का खाना। रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन नंदिनी की आंखें खुली थी। पंखे की आवाज भी उसे किसी शोर जैसी लग रही थी। नंदिनी उठी और उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसके पैर कांपते हुए रसोई की तरफ बढ़ रहे थे। वो दबे पांव रसोई में पहुंची। उसने बड़ी मुश्किल से शाम को डिलीवरी बॉय से छुपकर एक चॉकलेट पेस्ट्री मंगवाई थी और उसे डस्टबिन के पीछे एक पुराने डिब्बे में छुपा दिया था। बस एक टुकड़ा, अगर आज चॉकलेट नहीं खाई तो मैं मर जाऊंगी। पापा सो रहे होंगे। कैमरा की तरफ नहीं देखूंगी। नंदिनी कांपते हाथों से डिब्बा डस्टबिन के पीछे से उठाती है और डिब्बा खोलकर पेस्ट्री का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखने ही वाली होती है कि अचानक रसोई की लाइट जल जाती है और उसके पिता उमेश, मां रेनू और भाई कार्तिक वहां खड़े होते हैं। नंदिनी के हाथ से पेस्ट्री गिर जाती है। तो आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी नंदिनी। तुझे क्या लगा मैं सो रहा हूं? और इतना खर्चा करके ये सीसीटीवी कैमरे मैंने शौक के लिए लगवाए हैं। पापा मुझे बहुत भूख लगी थी। बस एक टुकड़ा खाने दो। भूख लगी थी? तुझे पता है कल सुबह तेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है। अगर इस चॉकलेट की वजह से तेरे गले में खराश आ गई तो वो डील कैंसिल हो जाएगी। ये लड़की हमें कंगाली की राह पर ले जाएगी। इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। नंदिनी, अभी के अभी 5 गिलास गर्मा गर्म पानी पियो और सुबह तक रियाज वाले कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। माँ प्लीज, बहुत गर्मी है आज नहीं, मेरे गले में जलन होती है। इतने गर्म पानी से आज मुझे माफ कर दीजिए। पापा देखो कितनी तेज बोल रही है और रो भी रही है। पापा ने तुझे कितनी बार कहा है कि ऊंची आवाज में बात करने से वोकल्स पर दबाव पड़ता है। तुझको समझ नहीं आता क्या? तेरी अकल तो ठिकाने लगानी पड़ेगी बेटा। तुझे जितना समझा लो, कुत्ते की दुम है सीधी ही नहीं होती। अभी के लिए चुपचाप ये पानी पी और कमरे में जाकर सो जा। नहीं पापा प्लीज, मम्मा मैं ये पानी नहीं पीऊंगी प्लीज। ऐसे कैसे नहीं पिएगी? हम भी देखते हैं। तू ये पानी नहीं पिएगी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? नंदिनी की माँ उसके बाल पकड़ती है और भाई उसके हाथ मोड़ता है और पापा जबरदस्ती उसको वो गर्म पानी पिला देते हैं। नंदिनी पानी पीकर रोती हुई कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो उठा ले मुझे। ये घर मेरा है, माँ बाप भाई सब मेरे, लेकिन मुझे सिर्फ एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से ज्यादा नहीं समझते। नंदिनी रोते हुए थक कर सो जाती है और अगले दिन सुबह नंदिनी की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसे रोने की भी फुर्सत नहीं दी गई। डाइनिंग टेबल पर उमेश जी, रेनू जी और कार्तिक बैठे हैं। मेज पर गर्मा गर्म आलू के पराठे, मक्खन, अचार और ठंडी छाछ रखी है। कार्तिक मजे से पराठे पर मक्खन लगाकर खा रहा है। नंदिनी वहां आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। आवाज भारी लग रही है। रात को पानी ठीक से पिया था या बहा दिया? बैठ यहाँ। रेनू जी नंदिनी के सामने एक कटोरे में बिना नमक मिर्च की उबली हुई लौकी और एक गिलास गुनगुना पानी रख देती हैं। माँ आज रिकॉर्डिंग है, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। क्या मैं आधा पराठा खा सकती हूँ बिना मक्खन के? अरे दीदी, पराठे खाओगी तो पेट फूल जाएगा और पेट फूला तो सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर सुर कैसे निकलेंगे? भूल गई पापा ने क्या कहा था? कार्तिक सही कह रहा है। पराठा, तेल, मिर्च ये सब तेरे लिए जहर है नंदिनी। ये उबली हुई लौकी खा, इससे गला साफ रहता है। और तुझे क्या लगता है ये ऐशो आराम फोकट का आता है? इसके लिए मेहनत लगती है। पापा मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है कुछ खाने का। आप लोग मेरे सामने ये सब खाते हैं और मुझे। जुबान मत लड़ा। हमारे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं है जो तेरी फरमाइशें पूरी करे। चुपचाप ये उबली सब्जी खा और तैयार हो जा। 10 बजे स्टूडियो पहुंचना है। आज बड़ी एल्बम की रिकॉर्डिंग है, कोई गलती नहीं चाहिए। नंदिनी चुपचाप बेमन से वो लौकी की सब्जी निगलती है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर उमेश जी और कार्तिक नंदिनी को लेकर स्टूडियो पहुंचते हैं। आइए खन्ना साहब आइए। कोहिनूर आ गई। नंदिनी, आज के गाने में वो फील चाहिए, समझ रही हो ना तुम? जी सर, मैं कोशिश करूंगी। रिकॉर्डिंग शुरू होती है। उमेश जी और कार्तिक बाहर शीशे के उस पार सोफे पर बैठे समोसे और कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे हैं। प्रफुल्ल स्टूडियो के अंदर नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी, सुर थोड़े ऊपर जा रहे हैं, यहां से गले के पास से आवाज को कंट्रोल करो। प्रफुल्ल अपना हाथ नंदिनी के गले और पीठ पर फेरने की कोशिश करता है। नंदिनी डरकर पीछे हट जाती है और गाना रुक जाता है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज दूर हटिए। अरे डरो मत, मैं तो बस तुम्हें सिखा रहा था। इतना बड़ा ब्रेक दे रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नंदिनी भागकर स्टूडियो से बाहर आती है जहां उसके पापा और भाई बैठे हैं। पापा चलिए यहाँ से। ये प्रफुल्ल जी ठीक इंसान नहीं है। इन्होंने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। क्या बकवास कर रही है?
चुपचाप अंदर जाओ और गाना पूरा कर। पापा आप समझ नहीं रहे, वो बदतमीजी कर रहे हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। दीदी पागल हो गई हो क्या? इस इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और इसके इस एक गाने के हमें 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तुझे क्या है, बस गाना ही तो है, इतना भाव क्यों खा रही है? देख नंदिनी, ये दुनिया ऐसी ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। हमें उन पैसों की सख्त जरूरत है। कल बैंक की किश्त भरनी है। तू अंदर जाओ और अपना काम कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मेरी इज्जत की फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ उन पैसों की पड़ी है। इज्जत से पेट नहीं भरता तो चुपचाप अंदर जाएगी या मैं यही तमाशा शुरू करूं? जा। नंदिनी सुबकते सुबकते वापस उस अंधेरे कमरे में चली जाती है, जहां एक तरफ प्रफुल्ल की गंदी नजरें थीं और दूसरी तरफ उसके अपने परिवार का अंधा लालच। उसे समझ आ गया था कि इस घर में उसकी हैसियत सिर्फ एक सिक्के उगलने वाली मशीन की है। हे ईश्वर, क्या कभी मेरी जिंदगी में कोई मुझे भी इंसान समझेगा, मेरी कदर करेगा? नंदिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सॉन्ग रिकॉर्ड करके भारी मन से कॉलेज पहुंची। वहां उसकी सहेलियां कैंपस में शालू, किंजल और मोनिका मस्ती के मूड में थी और गोलगप्पे खा रही थी। अरे नंदनी देख, आज भैया ने कितनी तीखी चटनी बनाई है, चल ना 2-4 तू भी खा ले, मजा आएगा। हाँ यार, कब से तूने हमारे साथ बाहर का कुछ नहीं खाया, आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, चल जल्दी आ। अगर मैंने एक भी गोलगप्पा खाया और पापा को पता चला तो कल रात वाला गर्म पानी और चाटा फिर से मिलेगा। नहीं यार, तुम लोग खाओ, मुझे आज थोड़ा गला ठीक नहीं लग रहा, घर जाकर रियाज करना है। ओहो, अब तो सुपरस्टार बन गई हो, बड़े बड़े स्टूडियो में रिकॉर्डिंग जो होती है, अब हम जैसों के साथ सड़क पर गोलगप्पे खाना छोटा काम लगता होगा। नखरे तो देखो। ऐसा नहीं है मोनिका, बस मजबूरी है। सच कहूँ तो दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं, पास जाकर देखो तो पता चलता है कि कितनी धूल उड़ रही है। नंदिनी कॉलेज खत्म करके घर के लिए निकली और जैसे ही कॉलेज की बस से उतरी, उसे घर के बाहर अपने भाई कार्तिक की बाइक खड़ी दिखी। कार्तिक को बाहर खड़ा देखकर नंदिनी का माथा ठनका। कार्तिक आज बाहर खड़ा है मेरे इंतजार में, जरूर आज फिर कुछ गड़बड़ है। भगवान, आज कौन सी मुसीबत आने वाली है? नंदिनी के पेट में भूख की वजह से गुड़गुड़ हो रही थी, तभी कार्तिक आगे आता है। कहाँ रह गई थी? 10 मिनट से खड़ा हूं यहाँ पे। तुझे पता है घर पर कौन आया है? इंडस्ट्री के सबसे बड़े क्लाइंट मेहरा जी आए हैं। पापा और मम्मी अंदर उनका स्वागत कर रहे हैं और तू यहाँ मटर गश्ती कर रही है। वो बस थोड़ी लेट हो गई थी, पर कार्तिक मुझे डर लग रहा है, कहीं वो प्रफुल्ल जैसा हुआ तो। ज्यादा दिमाग मत चला, चुपचाप अंदर चल और जो पापा बोले वैसा करना। ये डील हमारे घर की किस्मत बदल देगी। नंदिनी जैसे ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, उसने देखा कि पूरा कमरा मेहमानों की खातिरदारी में सजा हुआ है। सामने सोफे पर मिस्टर संजीव मेहरा और उनका बेटा दीप प्रकाश बैठे हैं। मेज पर समोसे, मिठाइयां और बर्फ से जमी हुई ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखी थीं। बाहर चिलचिलाती धूप से आई नंदिनी का गला बुरी तरह से सूख रहा था। आइए संजीव जी, मिलिए। यह है मेरी बेटी नंदिनी, जिसकी आवाज के आज पूरे आरजे इंडस्ट्री की धड़कन बनी हुई है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बहुत ही सादगी है तुम में। दीप, देखो यही है वो नंदिनी जिसका गाना आजकल सुनते हो तुम। दीप प्रकाश की नजरें नंदिनी पर टिकी थी। उसने महसूस किया कि नंदिनी के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक स्टार के चेहरे पर होनी चाहिए। तभी नंदिनी की नजर मेज पर रखी उस ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर पड़ी। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। उसने अनजाने में गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। मम्मी, प्यास लगी है, मैं ये पानी। इसकी इतनी हिम्मत! अरे बेटा, तुम्हें याद नहीं है? अभी तुम्हारी रिकॉर्डिंग चल रही है, डॉक्टर ने साफ मना किया है ठंडा छूने से भी। जाओ किचन में जाकर गुनगुना पानी पियो। जी पापा, ठीक है। उमेश जी, बिजनेस डील तो अपनी जगह है, पर असल चिंता इस लड़के की है। मेरा बेटा दीप तो इस ग्लैमर और म्यूजिक इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहता। इसे ये सब तड़क भड़क पसंद नहीं है। अरे भाई साहब, आप भी क्या बात करते हैं? बच्चे तो नादान होते हैं, उन्हें सही गलत की पहचान कहाँ होती है। बच्चों को बस प्यार से समझाओ तो सब मान जाते हैं। उमेश जी ने तिरछी नजर से नंदिनी को देखा जो डरी हुई खड़ी थी। अब मेरी बेटी नंदिनी को ही देखिए। बचपन में इसे डांस का ऐसा जुनून था कि दिन भर पागलों की तरह थिरकती रहती थी, पर मैंने इसे समझाया। मैंने इसे इसके गले की असली कीमत समझाई और आज देखिए। पर मुझे तो ये एक घायल परिंदा लग रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, तो पार्टनरशिप की बात आगे बढ़ाएं? हाँ, क्यों नहीं। चलिए कुछ माहौल बनाते हैं। गार्डन में मैंने इंतजाम किया हुआ है। गार्डन में पिता और भाई के जाते ही हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रेनू जी रसोई में खटर पटर कर रही थीं और नंदिनी अब भी वहीं खड़ी है। बैठिए ना नंदिनी जी, आप खड़ी क्यों हैं? वैसे आज गर्मी बहुत है ना? जी बहुत गर्मी है।
मैंने आपका पिछला गाना सुना था, रूहानी शाम। वाकई आपकी आवाज में वो बात है जो आजकल के सिंगर्स में नहीं मिलती। आपको तो बहुत खुशी होती होगी ना कि पूरा देश आपकी आवाज का दीवाना है। जी हाँ, बहुत खुशी होती है। पापा मम्मी ने बहुत मेहनत की है मुझ पर, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। पर आपकी आंखों में वो खुशी दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत थक गई हैं। क्या आपको ये सब मतलब ये रिकॉर्डिंग्स और बिजी स्केड्यूल पसंद है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे गाना बहुत पसंद है, वो बस कल रात रियाज ज्यादा हो गया था ना, इसीलिए शायद चेहरे पर थकान दिख रही होगी। और ये हाथ पर निशान, ये कैसे लगा? कहीं चोट लगी है क्या? अरे ये कुछ नहीं है। वो बस रसोई में काम करते वक्त दरवाजे से टकरा गई थी। दीप को लगा कि नंदिनी कुछ छुपा रही है और उसने ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। थोड़ी देर बाद मीटिंग्स खत्म हुई। विदा लेते समय उमेश जी ने दीप से बड़े प्यार से हाथ मिलाया। गाड़ी में बैठते ही संजीव जी ने दीप की तरफ देखा। क्यों दीप, बिजनेस मीटिंग तो बहुत शानदार रही, तुम्हें कैसा लगा? हाँ, मीटिंग भी अच्छी थी पापा, और जिनके साथ मीटिंग हुई उनकी बेटी भी बहुत अच्छी है। क्या तू और किसी लड़की की तारीफ कर रहा है? इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब यह है पापा कि मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूं। अरे पागल है क्या? एक तो ये लोग हमारे स्टेटस के नहीं है, और दूसरा ये अपनी लड़की की शादी शायद करना ही नहीं चाहते। पहले भी कई रिश्ते मना कर चुके हैं। सच में? लेकिन बेटी की शादी करना तो हर पिता का सपना होता है, तो फिर ये लोग अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करना चाहते? शायद अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को खोना ही नहीं चाहते। इन लोगों के पास जो कुछ भी है वो नंदिनी की वजह से ही है। और मुझे लगता है कि ये लोग नंदिनी से जबरन ये सब कराते हैं। खैर, मुझे वो बहुत पसंद है। अरे बेटा, उससे शादी के सपने मत सजा। वो लोग लालची हैं। वो तुझे क्या किसी से नहीं कराएंगे नंदिनी की शादी? अरे पापा, कराएंगे, जरूर कराएंगे, और मुझसे ही कराएंगे। आपको बस उनके सामने एक शर्त रखनी है। शर्त? कैसी शर्त? आप उन्हें कहिए कि अगर ये शादी हुई तो हमारी इंटरनेशनल म्यूजिक कंपनी उनके साथ लाइफ टाइम पार्टनरशिप करेगी। हम उनके बिजनेस को दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स के साथ जोड़ देंगे। अरे वाह, हमें भी एक वर्ल्ड क्लास सिंगर मिल जाएगी और जो हमारे घर की बहू होगी। और खन्ना जी ये तो सुनते ही नाचने लगेंगे। उन्हें तो बस पैसा और तरक्की चाहिए। और मुझे मेरी लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार। संजीव जी के जाने के बाद उमेश जी का दिखावा खत्म हो चुका था। रात के खाने का समय था। मेज पर शाही पनीर, दाल मखनी और गर्मा गर्म बटर नान सजे थे। कार्तिक और उमेश जी मजे से खा रहे थे। नंदिनी पास ही एक स्टूल पर बैठी थी। मम्मी, आज बहुत भूख लगी है, क्या मैं एक छोटा सा नान का टुकड़ा ले लूं? पनीर भी बहुत अच्छा लग रहा है। नखरे देख रहे हो इसके? मेहमानों के सामने तो हाथ ऐसे बढ़ा रही थी जैसे 7 जन्मों की भूखी हो, और अब यहाँ पनीर चाहिए। तुझे पता है इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हराम में नहीं आता। रेनू, इसे इसकी औकात याद दिलाती रहा कर। नंदिनी, तो इस घर पर बोझ है, ये मत भूल। ये जो छत है ना तेरे सिर पर, ये हमारी वजह से है। चुपचाप वो उबली हुई बिना नमक की मूंग की दाल पी और सो जा। नंदिनी ने कांपते हाथों से वो फीकी दाल का कटोरा उठाकर पी लेती है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। उसे भूख लगी थी और हर रोज की तरह उसे आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ा। हे भगवान, कैसी जिंदगी है ये जहाँ पेट भर खाना खाने के लिए भी मुझे कितना तरसना पड़ता है। मुझे याद भी नहीं मैंने मायके का खाना कब पेट भर कर खाया होगा। नंदिनी के पेट से गुड़गुड़ की आवाजें आती रहीं और वो सो गई। अगले दिन सुबह सुबह संजीव मेहरा ने उमेश खन्ना को फोन किया। खन्ना साहब, कल की मीटिंग के बाद मेरा बेटा दीप बस नंदिनी की ही बातें कर रहा है। वो उसे शादी करना चाहता है। मेहरा साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? नंदिनी तो मेरी जान है, इस घर की रौनक है। मैं इतनी जल्दी उसकी शादी करके उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। मैं आपकी भावनाएं समझता हूं खन्ना साहब, इसीलिए मैंने सोचा है कि अगर ये रिश्ता होता है तो हमारी इंटरनेशनल म्यूजिक कंपनी आपके साथ लाइफ टाइम पार्टनरशिप करेगी। आपके नाम से हम दुनिया भर में स्टूडियोज खोलेंगे और मुनाफे में आप आधे के हकदार होंगे। आधा मुनाफा और लाइफ टाइम पार्टनरशिप सुनते ही उमेश जी की आंखों में चमक आ गई। अरे मेहरा साहब, आप तो दिल की बात समझ गए। आखिर बच्चों की खुशी से बढ़कर क्या है। मुझे यह रिश्ता मंजूर है, बस एक शर्त है, नंदिनी शादी के बाद भी हमारे लिए रिकॉर्डिंग करती रहेगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारी बहू होगी, हमारे घर की शान होगी। सगाई का दिन तय हुआ और सगाई से पहले, देख नंदिनी, भले ही दीप से तेरी शादी हो रही है, लेकिन शादी से पहले मुझे ये घुलना मिलना ये पसंद नहीं है।
औकात में रहना। ठीक है पापा। स्टेज पर दीप और नंदिनी एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। तभी दीप जेब से एक आईफोन का डिब्बा निकालता है। यह मेरी तरफ से मेरी होने वाली पत्नी के लिए एक छोटा सा तोहफा, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल। दीप नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। अगर उन्होंने ये देख लिया तो वो मेरा गला दबा देंगे। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? नंदिनी को फोन की आदत नहीं है। अरे क्यों नहीं पापा जी, अब वो मेहरा खानदान की बहू बनने वाली है और मैं अपनी पत्नी से जब चाहे बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। रखिए बेटा, रखिए। अब हम दोनों इसी से बात करेंगे। मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। सगाई के बाद ये पहली रात थी जब नंदिनी के पास अपना खुद का फोन था। वो डरते डरते बालकनी में आई जहां अंधेरा था ताकि कोई उसे देख न सके। तभी फोन की स्क्रीन जगमगाई। दीप कॉलिंग। नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। हेलो। हेलो, जागी हुई हो? मुझे लगा शायद तुम सो गई होगी। नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। नंदिनी, कल से नोटिस कर रहा हूं तुम बहुत कम बोलती हो और जब बोलती भी हो तो ऐसा लगता है जैसे हर शब्द नाप तोल कर बोल रही हो। इतनी डरी डरी क्यों रहती हो तुम? कोई परेशानी है? नहीं दीप जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस नए लोगों से मिलने में थोड़ी झिझक होती है मुझे। झिझक और डर में फर्क होता है नंदिनी। खैर कोई बात नहीं, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। हम कहीं बाहर चलेंगे, शायद तब तुम खुलकर बात कर पाओ। फोन पर सब नहीं बता पाऊंगी, कभी मिलेंगे तब बताऊंगी। अगली सुबह दीप अपनी गाड़ी लेकर खन्ना हाउस पहुंच गया। उमेश जी मेहरा खानदान के लालच में मना तो नहीं कर पाए, पर उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। वो नंदिनी को गाड़ी तक छोड़ने आई। बेटा, ले जाइए इसे, पर जरा ध्यान रखिएगा, बड़ी नाजुक है मेरी बेटी। जैसे ही दीप गाड़ी का दरवाजा खोलने बढ़ा, उमेश जी ने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फुसफुसाकर बोले, जुबान पर काबू रखना और याद रहे, एक बूंद ठंडा पानी या बाहर का कुछ भी कचरा मुंह में गया तो कल की रिकॉर्डिंग का नुकसान तेरी खाल उधेड़ कर पूरा करूंगा, समझ गई? जी जी पापा। दीप नंदिनी को एक बहुत ही खूबसूरत कैफे में लेकर गया। वहां चारों तरफ खुशबू थी और लोग मजे से अपनी मनपसंद चीजें खा रहे थे। यहाँ चॉकलेट ब्राउनी और कोल्ड कॉफी बहुत मशहूर है। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं ठीक हूँ। अरे कुछ तो लो, थोड़ा सा केक या कम से कम जूस। प्लीज दीप जी, मुझे कुछ मत खिलाइए। अगर मैंने कुछ खाया तो मेरा गला खराब हो जाएगा और पापा मुझे मार डालेंगे। मार डालेंगे? सिर्फ एक केक खाने के लिए? नंदिनी, आखिर बात क्या है? तुम इतना क्यों डरती हो उन लोगों से? ये डर आज का नहीं है दीप जी, ये तब शुरू हुआ था जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। मुझे याद है मैं बारिश में नाच रही थी और बड़े मजे से काला कट्टा गोला खा रही थी। मैं अपनी ही धुन में कुछ गा रही थी। नीले गगन के तले झूम झूम के मन नाचे। तभी म्यूजिक डायरेक्टर विकास उमेश जी से मिलने आते हैं और गाड़ी से नीचे उतरते हुए, ठहरो खन्ना साहब, जरा इस बच्ची की आवाज सुनो। ये सुर, ये ठहराव, ये तो पैदाइशी कलाकार है। अरे ये तो बस ऐसी ही पागलपंती करती रहती है, मेरी ही लड़की है। ये पागलपंती नहीं है खन्ना जी, इस बच्ची के गले में साक्षात सरस्वती का वास है। अगर इसे तराशा जाए तो ये आपको करोड़ों कमा कर दे सकती है। ये लड़की नहीं, नोट छापने की मशीन है। बस इसके गले को ठंडी चीजों और कचरे से बचा कर रखना। उमेश जी की आंखों में अचानक लालच की चमक आ जाती है। वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और छोटी नंदिनी का हाथ झपट कर पकड़ लेते हैं। पापा देखो, गोला बहुत मीठा है, आप भी खाओ। उमेश जी गुस्से में छोटी नंदिनी के हाथ से बर्फ का गोला छीन कर कीचड़ में फेंक देते हैं। चुप कर, आज के बाद ये जहर तेरी जुबान पर नहीं लगेगा। मम्मा, मेरा गोला पापा ने फेंक दिया। उमेश जी नंदिनी को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाते हैं जहां रेनू जी खड़ी हैं। रेनू, आज के बाद इस लड़की को कोई मीठी चीज, कोई चॉकलेट या ठंडा पानी नहीं मिलेगा। आज से ये सिर्फ उबली हुई सब्जियां खाएगी और गर्म पानी पिएगी। इसका गला खराब हुआ तो समझो हमारी किस्मत खराब हुई। पर ये तो अभी बच्ची है, दूध वगैरह के बिना कैसे? यह बच्ची नहीं है, हमारा भविष्य है। इसे कमरे में बंद करो और रियाज शुरू करवाओ। छोटी नंदिनी सिसक रही है और कीचड़ में पड़े उस पिघलते हुए काले खट्टे गोले को खिड़की से देख रही है। नंदिनी अपनी कहानी बताते बताते रोने लगी। दीप सन्न रह गया। तब से आज तक तुमने कुछ नहीं खाया? तब से आज तक सिर्फ उबली हुई फीकी लौकी और तुरई खाई।
न चॉकलेट, न आइसक्रीम, न कोल्ड ड्रिंक, यहाँ तक कि मुझे दूध, दही और तेल मसाले वाला खाना भी मना है। अगर कभी गलती से मेरा गला खराब हो जाए तो मम्मी और पापा मुझे ऐसे मार दे जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं समझते, उनकी नजर में मेरी कोई औकात नहीं। इंसानियत मर गई है उन लोगों की। नंदिनी, आज के बाद तुम वो उबली सब्जियां नहीं खाओगी। नहीं दीप जी, पापा को पता चला तो वो मेरा गला दबा देंगे। वो जागीर अब मेरी है और मैं अपनी जागीर को आजाद करना जानता हूं। दीप के मन में अब उमेश खन्ना के लिए कोई सम्मान नहीं बचा था। जैसे वो घर पहुंचे, उमेश जी ने फिर से अपना बिजनेस कार्ड खेल दिया। मेहरा साहब, नंदिनी के नाम पर कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। शादी के बाद भी वो रोज हमारे घर के स्टूडियो में आकर रिकॉर्डिंग करेगी। लेकिन खन्ना साहब, आपने तो कहा था कि... अरे पापा, खन्ना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काम अपनी जगह है और रिश्ता अपनी जगह। आप हाँ कहिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। देखता हूं विदाई होने के बाद कौन मेरी पत्नी को उसकी मर्जी के खिलाफ इस घर में रिकॉर्डिंग करने के लिए मजबूर करता है। शादी का दिन आ गया, चारों तरफ रोशनी थी। नंदिनी लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके मन में एक ही डर था, क्या शादी के बाद सच में उसकी जिंदगी बदलेगी? फेरे होते हैं और विदाई का समय आता है। याद रखना नंदिनी, विदा हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आजाद हो गई। कल सुबह 10 बजे स्टूडियो पहुंच जाना। अरे खन्ना साहब, कैसी बातें कर रहे हैं अपनी बेटी से इस खुशी के मौके पर? अरे दामाद जी, मैं तो बस इसे इसकी जिम्मेदारी याद दिला रहा था। ओ, तो मुझे भी आपको एक बड़ी खबर देनी थी। मुझे आज ही लंदन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। हमारी पूरी कंपनी और परिवार कल सुबह की फ्लाइट से हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। क्या? पर नंदिनी तो यहीं रहेगी ना? मेरी शर्त? पापा, नंदिनी अब मेरी पत्नी है और कानूनन एक पत्नी जहां चाहे अपने पति के साथ रह सकती है। आपकी रिकॉर्डिंग्स का क्या है? हम ऑनलाइन देख लेंगे या कभी जब मन होगा तब। फिलहाल आप अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कीजिए। उमेश जी का चेहरा देखने लायक था। उनका सोने का अंडा देने वाला परिंदा अब 7 समंदर पार उड़ने जा रहा था। विदाई के बाद सीधे नंदिनी अपने ससुराल वाली के साथ फ्लाइट में बैठकर यूएसए पहुंची और यूएसए के एक आलीशान विला के बाहर दीप और नंदिनी खड़े थे। तभी दीप की मां मंजू जी आरती की थाली लेकर बाहर आई। आओ मेरी प्यारी बहू, आज से ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की लक्ष्मी हो। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, क्या मैं अपने मायके के उस नर्क से बाहर आ गई हूँ? बेटा, सफर में थक गई होगी, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे और मक्खन लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे बस गुनगुना पानी दे दीजिए। उबली हुई लौकी होगी तो वो खा लूंगी, मुझे मना है ये सब खाना। मम्मी, अब इसे आप ही समझाइए कि यहाँ कोई जेलर नहीं रहता। नंदिनी, अब तुम आजाद हो, चलो ये खाओ और सोने चलते हैं। नंदिनी पहली बार पेट भर के खाना खाती है और सोने जाती है। अगले दिन सुबह डर के मारे जल्दी उठ जाती है। वो झिझकते हुए रसोई में पहुंची। माँ जी, गुड मॉर्निंग। वो मुझे गुनगुना पानी दे दीजिए। अरे बेटा, तू क्या बीमार है जो उबला पानी पिएगी? ये लो ताजा मलाईदार केसर वाली लस्सी और ये फ्रूट चाट। क्या मैं सच में इसे पी सकती हूँ? हाँ नंदिनी, बिल्कुल पी सकती हो। यहाँ कोई उमेश खन्ना नहीं है और ना ही कोई रोक टोक। पर दीप, मेरी आवाज खराब हो गई तो? अगर मैं गाना नहीं गा पाई तो क्या हुआ? तुम सिंगर बाद में हो, पहले एक बेहतरीन डांसर हो। तुम्हारी आंखों में वो डांस का जुनून मैंने देखा है। आज से तुम्हारी प्रोफेशनल डांस क्लास शुरू हो रही है। अब तुम वो करोगी जो तुम चाहती हो, वो नहीं जो तुम्हारे पापा चाहते थे। नंदिनी ने लस्सी का एक घूंट लिया। उसे लगा जैसे बरसों बाद उसकी रूह को ठंडक मिली हो। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अगले कुछ दिन नंदिनी के लिए किसी सपने जैसे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि स्वाद के लिए भी होता है। ये खा बेटा, देख कितनी कमजोर हो गई। आज हम बाहर घूमने जाएंगे और वहाँ की मशहूर बेल्जियम पेस्ट्री खाएंगे। माँ जी, आज तक मुझे 2 रोटी से ज्यादा नहीं दी जाती थी। मुझे तो लगता था कि अच्छा खाना मेरे लिए गुनाह है। बेटा, यहाँ तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। अब तुम वो सब खाओगी जो तुमने मिस किया है। दीप नंदिनी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर गया, जहां टाइम्स स्क्वायर की चकाचौंध देखकर नंदिनी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने न्यूयॉर्क की मशहूर चीज केक और इटालियन पास्ता का आनंद लिया। उसके बाद दीप उसे डिज्नीलैंड ले गया, जहां नंदिनी ने एक बच्चे की तरह कान वाला बैंड पहना और खूब नाची। दीप, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में ये सब कर रही हूँ। बचपन में जब मैं नाचती थी तो पापा कमरे में बंद कर देते थे, पर आज मैं खुले आसमान के नीचे नाच रही हूँ। ये तो बस शुरुआत है नंदिनी,
अब तुम्हारी आवाज के साथ साथ तुम्हारे पैरों की पायल भी गूंजेगी। समय बीतता गया। लंदन की सर्दी में नंदिनी अब गुनगुना कड़वा पानी नहीं बल्कि मलाईदार कॉफी और अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम खाती थी। हैरानी की बात यह थी कि उसका गला खराब होने के बजाय और भी सुरीला हो गया था, क्योंकि अब वो मानसिक रूप से खुश थी। और 2 महीने बाद दीप, माँ जी ने आज मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया। उन्होंने कहा है कि आज रात हम सब साथ में मूवी देखेंगे। बहुत अच्छी बात है। और सुनो, कल तुम्हारी डांस क्लास के लिए मैंने रॉयल एकेडमी में बात कर ली है। अब तुम एक प्रोफेशनल डांसर और सिंगर दोनों बनोगी। आज मुझे मायके और ससुराल के खाने में फर्क साफ दिख रहा है दीप। और यहाँ देखो, मैं रोज आइसक्रीम, पेस्ट्री और तीखा मसालेदार सब खाती हूँ, फिर भी मेरी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सुरीली हो गई है। अरे वो इसलिए क्योंकि यहाँ तुम अपनी मर्जी की खाती हो, किसी के डर से नहीं। और सुना है खुश रहने से सुर अपने आप लग जाते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते गए। कुछ महीनों बाद मेहरा इंडस्ट्रीज को अपने एक बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए एक बेहतरीन सिंगर की जरूरत पड़ती है। दीप और उसके पिता थोड़े परेशान थे। पापा, क्लाइंट को कोई ऐसी आवाज चाहिए जो रूह को छू ले, वरना ये डील हाथ से निकल जाएगी। दीप, अगर आप कहें तो क्या मैं ये गाना गा सकती हूँ? नंदिनी, पर मैंने तुम पर कभी कोई दबाव नहीं डाला। हम कोई दूसरा बिजनेस कर लेंगे, तुम्हें गाने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारा मन नहीं है तो। नहीं दीप, ये मजबूरी नहीं। अब मैं अपनी मर्जी और खुशी से गाना चाहती हूँ। बस मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मैंने इतने दिनों से सब कुछ खाया पिया है, पता नहीं मेरी आवाज कैसी आएगी। नंदिनी, तुम दिल से गाओगी तो आवाज अपने आप अच्छी आएगी। देखना, तुम्हारी ये आजादी ही तुम्हारे सुरों में जादू भरेगी। लंदन में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। हजारों की भीड़ थी। दीप ने खास तौर पर उमेश खन्ना और उनके परिवार को इंडिया से इनवाइट किया था। उमेश जी वहां ये सोचकर आए थे कि उनकी बेटी वहां भी उसी कैद में होगी जैसे उन्होंने रखा था। देखता हूँ मेहरा ने इसे कितना संभाल कर रखा है। अगर ये खा पी रही होगी तो आज इसकी आवाज फटे बांस जैसी निकलेगी। तभी स्टेज पर लाइट जलती है। नंदिनी स्टेज पर नाचते हुए और झूमते हुए गा रही है। उसकी आवाज में एक अलग ही खनक और ताकत थी। भीड़ पागल हो रही थी। उमेश जी सन्न रह गए। ये कैसे हो सकता है? ये तो नाच भी रही है और गा भी रही है। इतनी ऊर्जा कहां से आई? कॉन्सर्ट के बाद दीप सबके सामने नंदिनी के पास आता है और उसे एक बड़ी सी चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाता है। ये क्या कर रहे हो मेहरा साहब? इसे आइसक्रीम खिला रहे हो? इसका गला बैठ जाएगा। ये कल कैसे गाएगी? कम से कम अपने बिजनेस का तो ख्याल करो। पापा, मेरा गला नहीं बैठेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब मेरी आवाज किसी के खौफ से नहीं बल्कि मेरे दिल की आजादी से निकलती है। मैं यहाँ सब कुछ खाती हूँ, चॉकलेट, तीखा खाना, ठंडी लस्सी, फिर भी मेरी आवाज सुरीली है क्योंकि मैं खुश हूँ। उमेश जी को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने सालों तक अपनी बेटी के साथ जो किया वो प्यार नहीं बल्कि अत्याचार था। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर तुझसे तेरा बचपन छीन लिया। मैंने तुझे बेटी नहीं सिर्फ एक जरिया समझा। क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? पापा, माफी? इस माफी से क्या वो 15 साल वापस आ जाएंगे? क्या वो काला खट्टा गोला वापस आ जाएगा? नहीं पापा, मैं अपने पति और इस परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। नंदिनी अपने पिता को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। 2 साल बाद नंदिनी का परिवार भारत आता है और उमेश जी नंदिनी के परिवार को खाने पर निमंत्रण देते हैं। नंदिनी बेमन से वहां जाती है। आज उसके मायके की डाइनिंग टेबल पर पकवानों से वो भरी हुई थी, लेकिन नंदिनी की आंखों के सामने बार बार वही पुरानी तस्वीरें घूम रही थी। मुझे याद है वो रातें जब पापा और कार्तिक गरम गरम पूड़ियां और मलाई कोफ्ता खाते थे और मुझे पास के स्टूल पर बिठाकर सिर्फ उबली हुई लौकी थमा दी जाती थी। भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ की आवाजें आती थी। मैं प्यास से तड़पती थी, पर मेज पर रखी ठंडी कोल्ड ड्रिंक को छूना तो दूर, उसकी तरफ देखने पर भी मुझे बोझ और एहसान फरामोश कहा जाता था। क्या सोच रही है बेटा? देख, आज तेरी माँ ने तेरे लिए वो सब बनाया जिसके लिए तू बचपन में तरसती थी। रेनू जी, आज कोई पाबंदी नहीं होगी। आज मेरी बहू वो सब खाएगी जो उसने इन 15 सालों में मिस किया। डाइनिंग टेबल पर आज 56 भोग सजे थे। नंदिनी के सामने उसकी पसंद की हर चीज थी। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बटर नान, गाजर का हलवा और ताजा मलाईदार कुल्फी। माँ, क्या मैं सच में ये खा सकती हूँ? क्या कल सुबह रिकॉर्डिंग के लिए पापा मुझे मारेंगे तो नहीं? नहीं बेटा, आज तेरे निवाले पर तेरे बाप की काली नजर नहीं बल्कि उसका प्रायश्चित है। तूने सालों तक हमें खिलाया, आज ये बाप तुझे अपने हाथों से खिलाएगा। उमेश जी अपने हाथों से नंदिनी को मलाईदार शाही टुकड़ा खिलाते हैं। नंदिनी उसे खाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़ते हैं। आज पहली बार पेट की वो गुड़गुड़ शांत हुई है पापा। आज एहसास हुआ कि भरपेट खाना और अपनों का प्यार क्या होता है। कल तक मैं यहाँ एक मशीन थी, पर आज मुझे लग रहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ।
शाम को घर के बाहर वही काला खट्टा बर्फ का गोला वाला खड़ा था। दीप ने खास तौर पर उसे बुलवाया था। नंदिनी, आज उस 5 साल की बच्ची का अधूरा सपना पूरा होगा। नंदिनी हाथ में काला खट्टा गोला लेती है और बड़े मजे से उसे चाटती है। उसके साथ उसके मम्मी पापा और सास ससुर भी गोला खा रहे हैं। मैंने सालों तक अपनी बेटी को एक जागीर की तरह तिजोरी में बंद रखा ताकि वो सिर्फ पैसे कमा कर दे। मुझे माफ कर दे बेटा। पापा, मुझे आज तक एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या एक कलाकार को निखारने के लिए उसे इतना मन मार कर रखना सही है? क्या कला पाबंदियों की मोहताज होती है? आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या मुझे इसका जवाब?